तो आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। दिल्ली में दुनिया के तमाम दिग्गज नेता इकट्ठा हुए हैं। अगले 2 दिन विश्व का शीर्ष नेताओं का मंथन यहां पर चलने वाला है। G20 में वैश्विक मुद्दों पर महामंथन किया जाएगा। भारत मंडपम में सुबह 10 बजे से G20 समिट का आगाज होगा। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी मेहमानों का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी उद्घाटन भाषण भी देंगे। आज G20 के 2 सेशंस होंगे। G20 के लिए दिल्ली में जोरदार तैयारियां की गई हैं। दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के ग्रुप G20 का आज दिल्ली में सम्मेलन होने जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन का जो आयोजन पूरी दुनिया देख रही है, उसे पूरे विश्व में भारत का रुतबा विश्व गुरु के तौर पर बढ़ा है। भारत ने G20 सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के वसुधैव कुटुंबकम का वो मंत्र दिया है जिसका विश्व की महाशक्तियां दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक दुनिया के सुपर पावर महामंथन करेंगे। G20 की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ होगी। सुबह 10:30 से 1:30 तक बैठक का पहला सेशन होगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 4:45 पर दूसरा सत्र चलेगा, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुनिया भर के G20 नेताओं को डिनर देंगी। खास बात यह है कि पीएम मोदी ब्रिटेन, जापान और इटली के प्रधानमंत्रियों से आज द्विपक्षीय चर्चा भी करने वाले हैं। G20 के इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बन रहा है प्रगति मैदान में भारत मंडपम। इस आयोजन के लिए भारत मंडपम में जोरदार तैयारियां की गई हैं। दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस कन्वेंशन सेंटर में से एक भारत मंडपम को G20 के लिहाज से खास तरीके से तैयार किया गया है, जहां भारत की संस्कृति, भारत की विरासत के अलावा यहां की आधुनिक भारत की झलक भी दिखाई रही है। महिमा कटारिया मेरे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं भारत मंडपम से। महिमा, अब क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है और बहुत नजदीक वो लम्हा आने वाला है जब प्रधानमंत्री सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर हलचल तेज हो गई है? बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ ही देर बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज उनकी जो सारे लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आज G20 का समिट है, यानी भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। बहुत खास दिन है। अब तैयारियों की, क्योंकि आपने बात की, लाजमी सी बात है कि जब फॉरेन डिग्नेटरीज की बात आती है या लीडर्स फ्रॉम ग्रुप 20 की बात आती है, तो मेहमान नवाजी में भी भारत पीछे नहीं है। ये दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं अपने ब्रिटिश जर्नलिस्ट से चाहूंगी कि वो आपको दिखा सके कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो भारत मंडपम में की गई हैं, क्योंकि आपने अभी कल्चर की बात की कि किस तरीके से स्टेट्स के कल्चर को दिखाया गया है। तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हर स्टेट को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, हर स्टेट को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। वहां से चीजें लाई गई हैं, यानी एक स्टेट से कई सारे जिले होते हैं, जिलों से अलग अलग चीजें लाई जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर डिपिक्ट की जाती हैं फॉरेन डिग्नेटरीज के लिए। तो ये एग्जीबिशन कम सेल है, यहाँ पर लोग आते हैं, आप चीजें खरीद भी सकते हैं, यानी उन यादों को लेके भी जा सकते हैं। अब जिस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये छोटे से, अगर आप देखेंगे इस कंपार्टमेंट में पूरा हिमाचल प्रदेश से मटके रह गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर चीजें लगाई गई हैं। तमाम चीजें आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से मिलेंगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी यहाँ पर टीम मौजूद है। सर, अगर बात करें कि क्या क्या चीजें, अगर फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे, किस तरीके से यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, क्या क्या चीजें खास यहाँ पर हिमाचल से लाई गई? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमारे पास चंबा रुमाल है, इसके अलावा कैप्स हैं और इसी के साथ मेटल में कुछ हमारे पास चंबा थाल रहेंगे। इसके अलावा कुल्लू शॉल हैं, किन्नौरी शॉल्स है जो GI टैग्ड है हमारे पास। इसके अलावा ईटेबल्स में भी हमारे पास काफ़ी कुछ रहे, जैसे काला जीरा हमारा जो टैग प्रोडक्ट है वो सारे यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा चंबा रुमाल की इन्होंने बात की, तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वंदना कि आखिर चंबा रुमाल क्या होता है। तो चंबा रुमाल कुछ इस तरीके से लगता है, यानी ये जो मास्टरपीस है ये यहाँ पे चंबा रुमाल कहा जाएगा। इस पे जो है एक स्टोरी टेलिंग जो है वो डिपिक्ट की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा कृष्ण की जो स्टोरी है वो डिपिक्ट की जाएगी। लेकिन खास बात क्या होती है इसमें, अगर सर मैं गलत ना हूं तो आप मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से आप ये पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं और इसको अगर आप पीछे से देखेंगे तो एग्जैक्टली वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑपोजिट नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम पैटर्न आपको इस पर देखने को मिलेगा। तो एक स्पेशलिटी है, खास चीजें हैं। इन्होंने शॉल के बारे में बात की, शॉल तमाम तरीके के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तमाम चीजें जो है यहाँ पर हिमाचल से आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अटायर में भी यहाँ पर इन्होंने बिछा रखा है सबको कि जो अटायर है हिमाचली का या हिमाचल का वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
बहुत खूबसूरत लग रही है मैम। इस अटायर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हिमाचल का अटायर है ये तो समझ आ रहा है, क्या कुछ आपने पहना हुआ है? मैम जो ये इसको लिंगचा कहते हैं, बेसिकली इट इज मेड फॉर द वुमेन हु इज गेटिंग मैरिड। सो उनकी ट्रेडिशनल अटायर में दे वेयर इट फॉर देयर वेडिंग, एंड दिस इज व्हाट वी वेयर इन शिमला, इट्स कॉल्ड टाटू। So it is also basically for a woman who's getting married or is already married, and this is called sadri. So this is kind of a waist jacket that we wear. तो आप देख सकते हैं वेस्ट जैकेट से लेके तमाम चीज़ें, चाहे वो हेडगेयर हो, सभी कुछ यहाँ पर पहना गया है। आप पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में आप देख रहे हैं अभी भी वीविंग जो है वो यहाँ पर चल रही है। एक महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो यहाँ पर वीव कर रही हैं। तो किस तरीके से दुपट्टे जो होते हैं वो पंजाब के फेमस होते हैं, और इसकी झलक भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी वंदना जो अभी वीविंग है वो चल रही है। हरियाणा की बात करते हैं क्योंकि मैं खुद हरियाणा से आती हूँ वंदना, तो यहाँ पर भी एक खूबसूरती की जो झलक है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि दरिया में देख पा रही हूँ। और हरियाणा की जब बात आती है तो मेहमान नवाजी में पीछे नहीं रहते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा के, अगर हरियाणा स्टेट की बात करते हैं तो क्या कुछ खास यहाँ पर लाया गया है? जी नमस्कार मैम, जैसा आपको यहाँ पे ज्ञात होगा, यहाँ पे वुड कार्विंग जो है सैंडलवुड एंड कदम का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी के ऊपर कार्विंग की गई है, जो पुराने ज़माने में आइवरी हाथी दांत पे की जाती थी, क्योंकि अब उसकी उपलब्धता नहीं है और बैन होने की वजह से उसको लकड़ी पे कन्वर्ट किया गया है। ऐसी ही पंजादरी हमारी पानीपत का बहुत मशहूर है। उसके साथ साथ में आपको टेराकोटा से निर्मित ये बर्तन दिखाएंगे यहाँ पे, और इनको देखने से ही आपको पता चल रहा होगा ये मानव की जो सभ्यता जब से तभी से सिविलाइजेशन के साथ साथ चला आ रहा है टेराकोटा। और अभी रिसेंटली राखीगढ़ी हिसार में वहाँ पे ज़मीन में खुदाई में निकले वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरती के साथ अगर यहाँ की बारीकियां भी अगर आप देखते हैं तो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर जो कारीगरी है वो की गई है। अब तमाम जो स्टेट्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जो स्टेट्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं वंदना। और इतनी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर अलग अलग स्टेट से अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है कि किस तरीके से, क्योंकि अब उत्तराखंड की बात आती है तो हम अटायर लगाकर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई बात करता है या बैठता है तो अटायर में बैठ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड से जब भी मैं रिलेट कर पाती हूँ तो मुझे नथ बड़ी खूबसूरत लगती है। तो अगर आई कैची हो जाता है वंदना, अगर कोई देखता है इस अटायर में तो सबका मन करता है, क्योंकि आप बाहर से आते हैं तो जो शॉल हो या फिर वहाँ की खासियत हो, कपड़े हो, वो लेके जाना, एक तौर से एक याद पर लेके जाना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से हम वहाँ से कोई ना कोई याद ले जा सके। तो यहाँ पर हर स्टॉल पे कोई ना कोई ऐसा बैठा हुआ है जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस स्टेट के अटायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर है, बिहार भी है, झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट पर भी काफी तवज्जो दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टॉल है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर साफ लिखा गया है फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट। में चाहूंगी अब मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अगर वो आपको दिखा सके कि किस तरीके से यहाँ पर जो फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट है वो भी किया गया है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से उभारा जाए, किस तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, वहां के कामों को लोगों तक पहुंचाया जाए, जो फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे उन तक किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट है उनके जो लोकल चीजें हैं उनको एनहांस करके वहां पर दिखाया जाए। तो तमाम चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर अलग अलग चीजें जो हैं वो तैयारियां जो हैं वो फॉरेन डिग्नेटरीज के लिए की गई हैं। लीडर्स ऑफ ग्रुप 20 जिसे कहा गया है, यानी G20 के लीडर्स के लिए की गई हैं। कल्चर डिपिक्ट किया जाएगा, क्योंकि हम लगातार अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि किस तरीके से खादी की बात आई, क्योंकि यहाँ पर वंदना एक और इम्पोर्टेंट बात हम करना चाहेंगे कि खादी की जो बात आती है कि खादी कितना इंपॉर्टेंट है। हमने दिखाया था कि किस तरीके से खादी जो है वो भी इस बार एग्जीबिशन में मौजूद है, क्योंकि करोड़ों लोगों का सपना है खादी। जब खादी की बात आती है यानी आप भारत की बात करते हैं, तो खादी इस समय इस एग्जीबिशन में मौजूद है। खादी का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इसी खूबसूरती के साथ आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो आर्टिसंस हैं वो बैठे हुए हैं, वो मिट्टी के यहाँ पर बर्तन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं खादी इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, और बर्तन जो है वो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पॉट्स जो है, ये छोटे छोटे जो पॉट्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये लाइव पॉट्स जो हैं यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, किस खूबसूरती के साथ तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। लेकिन क्योंकि भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, कल्चर को डिपिक्ट करना, अब 26 जो LEDs हैं वो तो लगाई गई हैं, वो भारत के बारे में बताएंगी कि किस तरीके से जो भारत है, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, इन सब के बारे में तो बताएंगी। लेकिन एक खास बात वंदना यहाँ पे ये है कि इलेक्शंस को भी यहाँ पर LED के
माध्यम से डिपिक्ट किया जाएगा कि गिर फॉरेस्ट से लेकर सियाचिन तक किस तरीके से फेयर इलेक्शन जो है वो भारत में होते हैं, ये सभी फॉरेन डिग्नेटरीज को समझाया जाएगा। हालांकि आज का दिन जो है वो बहुत खास है, जिस तरीके से 9:20 का समय दिया गया है, जब जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। 10-15 के लगभग प्रधानमंत्री की स्पीच है, उसके बाद तमाम जो मीटिंग का सिलसिला है वो जो दौर है वो चालू हो जाएगा। पहला, जिस तरीके से आप भी सुबह से व्यूअर्स को बता रही थी कि जो पहली मीटिंग का दौर होगा वो वन अर्थ के बारे में होगा, क्योंकि पर्यावरण, कल अमिताभ कांत ने जब एक प्रेस वार्ता की थी वहां पर भी पर्यावरण पे काफी जोर दिया गया था। प्रधानमंत्री भी लगातार पर्यावरण पर जोर देते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी को एक ऐसी, मतलब एक खूबसूरत जगह बनानी चाहिए कि सभी लोग उसमें एक साथ रह सके। एक वन फैमिली पे डिस्कशन किया जाएगा, यानी जो मीटिंग है वो की जाएगी। विंडो मीटिंग्स, जो विंडो सेशन है वो होते हैं, यानी सबके अपने अपने 5 ग्रुप्स होते हैं G20 में, वो लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं। उसके बाद एक नॉर्मल बड़ा डिस्कशन किया जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो आज डिनर होस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें तो हैं जो लिस्टेड हैं आज के सेशंस में, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। अब चाहे वो इलेक्शन का बताना हो, चाहे वो LEDs के माध्यम से हमारे कल्चर का डिपिक्ट करना हो, या फिर इन स्टॉल्स के जरिए ये बताना हो वंदना कि कितना रिच है। जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया कितना रिच है कल्चर वाइज। हर स्टेट का अपना कुछ खास कल्चर होता है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, देखिए यहाँ पर बाहर लिखा भी हुआ है फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर इतनी खूबसूरती के साथ डिपिक्ट किया गया है, चाहे वो खाने की चीजें हो, तमाम चीजें हो, लोकल जो चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा एनहांस किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट पर फोकस काफी रखा गया है इस बार कि किस तरीके से वहां की जो चीजें हैं वो भी निकल के सामने आए और जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं वो भी रूबरू हो सके। कल्चर के साथ साथ वंदना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ये भी है कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया जो है वो भी निकल के सामने आया है। यानी डिजिटली इंडिया कितना आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। प्रिमिटिव इंडिया नहीं रहा है, टेक्नोलॉजी के मद्देनजर काफी सारे पोर्टल्स यहाँ पर बनाए गए हैं, चाहे वो UPI से लेके, क्योंकि UPI का एक पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है जहाँ रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी QR कोड को स्कैन करके रियल टाइम ट्रांजैक्शन की जा सकती है और उसके बाद उस चीज को देखा और विटनेस किया जा सकता है। क्योंकि वंदना, मैंने और आपने देखा होगा कि कभी कोई अगर टेक्नोलॉजी की बात करता है तो वेबसाइट और URL याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद अगर एक QR कोड दे दिया गया है यहाँ पर, हर चीज पर एक QR कोड के जरिए आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या उस चीज को, या वो वेबसाइट खुल जाएगी और उसके बाद आप तमाम चीजों को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कल्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफी उपलब्धियां जो हैं वो भारत के देखने को मिलेंगी, और जब देखने को मिलेंगी तो लाजमी सी बात है कि ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि कुछ MOU साइन हो। क्योंकि कल जब हम अपने दर्शकों को डिजिटल इंडिया के बारे में बता रहे थे, डिजिटलाइजेशन के बारे में बता रहे थे, तब वहाँ जो जिनका दिमाग इस पूरे डिजिटल इंडिया के पीछे है उन्होंने खास इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए ये बताया था कि ये सब देखते हुए जब फॉरेन डिग्नेटरीज यहाँ पर आते हैं और ये सब देखते हैं, उसके बाद 6 MOU हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर साइन हो चुके हैं। तो तमाम अभी अब इतने टाइम तक 6 MOU साइन हो चुके हैं, तमाम चीजें हैं। हालांकि बायलैटरल की जब बात करते हैं तो बायलैटरल भी कल हुई थी, प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश US के साथ कल बायलैटरल ली थी। अब बांग्लादेश की बात आती है तो तीस्ता रिवर की बात आती है, क्योंकि तीस्ता रिवर पर जो समझौता है वो होना बहुत जरूरी था, तो उसको लेकर भी बातचीत हुई होगी। हालांकि जब US की बात आती है कि US के साथ क्या आखिर बायलैटरल बातें हुई होंगी, तो बायलैटरल, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर गए थे, तो तमाम चीजें वहां पर डिस्कस हुई थी। क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है, यानी एमर्ज कर रहा है एज ए डिफेंस एक्सपोर्टर। तो 5G डिफेंस के जो आर्म्स एम्यूनिशंस हो गए, इन सभी को लेकर तमाम जो डिस्कशन है वो हुआ है। आज भी कई वंदना बायलैटरल जो है वो होंगी, UK, इटली, जर्मनी, जापान, इन सभी के साथ जो है वो बायलैटरल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत अहम है, क्योंकि आज G20 समिट है, यानी आज 9 सितंबर है। 9 और 10 सितंबर जो है वो जरूरी है भारत के लिए मद्देनजर, क्योंकि कई चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, जो तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो विदेश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम डेलीगेट्स का स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। सभी लोगों का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, हलचल भी तेज हो गई है। महिमा बने रही हमारे साथ, तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, स्वागत है आपका। अरविंद तेजावत जी हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। और मनीष गुप्ता वरिष्ठ
अर्थशास्त्री हैं, आपका भी स्वागत है। राकेश जी भी हमारे साथ हैं और महिमा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। शुरुआत आलोक आप ही से, क्योंकि वो पल नजदीक आ गया है, G20 की मेजबानी भारत रहा है और आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे और उद्घाटन सेशन भी होगा। सबसे खास बात यह है कि आज 2 मुद्दों पर बात होगी, एक पृथ्वी एक परिवार। जी नमस्कार, हमारे दर्शकों के लिए भी नमस्कार। और जिस तरह से आपने कहा कि पूरा एक पृथ्वी एक विश्व और विश्व बंधुत्व जो भारत का प्राचीन काल से होता रहा, आज ऐसा समय आया है, जैसे मैं मानता हूं कि शताब्दी का ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिस समय दुनिया विभाजित होती दिखाई दे रही है चीन की वजह से। ऐसी स्थिति में, और विभाजित इसलिए नहीं कहेंगे कि अधिकांश देश चीन के साथ नहीं है, ऐसी स्थिति में पृथ्वी को लेकर के भी, चूंकि चीन और वैसे देखा जाए तो पश्चिमी देशों में अमेरिका भी बार बार भूमंडलीकरण और उसको लेकर के जो चिंताएं भारत करता है, जिस तरह से पर्यावरण की चिंता करता है, ये देश कहते हैं कि करेंगे, लेकिन उसके अधिक सबसे अधिक प्रदूषण और सारी समस्याएं बिल्कुल कई मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। रिएक्शंस भी क्योंकि सर लगातार सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। हर वो पल लम्हा कैप्चर करके देश और दुनिया में दिया जा सके, दूरदर्शन ने उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की है और हजारों मीडिया के लोगों ने देश और विदेश से इसमें अपना अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए। लगभग 3000 एप्लीकेशंस इसमें अब तक आई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। इस G20 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि दुनिया के सारे स्टार्टअप्स का एक चैलेंज किया जाए। 6 सेक्टर्स में चैलेंज किया गया और इन 6 सेक्टर्स में दुनिया के विभिन्न देशों से आए हुए स्टार्टअप्स को आज अवार्ड दिया गया और G20 के सभी देशों ने इसको बहुत सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस इनिशिएटिव को बहुत सराहा है और आशा की है कि हमेशा सभी G20 में ये परमानेंट फीचर बनेगा। सर एक लास्ट सर, देखिए सर, आपने 10 साल पहले यहाँ पे 500 स्टार्टअप था, आज सर 100,000 से भी ऊपर। इस बारे में आपका क्या कहना सर? ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि उन्होंने हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी, हमारे यूथ। तो तमाम रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, उत्साहित तमाम केंद्रीय मंत्री भी नजर आ रहे हैं। आलोक सर बात पूरी करें आप। जी, जिस तरह से आपने कहा कि जलवायु रक्षा, जिसको हम कहते हैं संरक्षण, और उस दृष्टि से जो इस दिशा में दुनिया जा रही है, आप देख रहे हैं कि अमेरिका हो, पश्चिमी देश हो, हमारा देश हो, कितना परिवर्तन आ रहे हैं, एकदम प्रकृति का प्रकोप दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी की शांति, सद्भावना, समृद्धि, बार बार दुनिया के देश ये भी देख रहे हैं यूक्रेन में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, यूक्रेन संकट को, लेकिन हम विवादों के बजाय शांति की बात कर रहे हैं, पृथ्वी को बचाने की बात कर रहे हैं, मानव जाति के इतिहास को देखते हुए भी आगे मानवीय सभ्यता के लिए, मानव हितों के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से हो सकता है, इस पर भी जो अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, उनमें भारत का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि आप स्वास्थ्य की रक्षा, इंसान जिंदा रहेगा तभी तो पृथ्वी पर वो अपना काम कर सकेगा। ऐसी स्थिति में इन चीजों को लेकर के प्राथमिकता दी गई है, जिस पर चर्चा को महत्व दिया गया। प्रधानमंत्री जब आज बोलेंगे 10 साढ़े 10 बजे, तो उसके बाद पूरा एक मैसेज दुनिया को जाएगा कि भारत इसमें अग्रणी हो गया है। अब भारत सुपर पावर नहीं कहलाना चाहता, भारत अग्रणी होकर के नेतृत्व कर रहा है कि आइए सब मिल करके चले। सबका नेतृत्व करने की आज, जैसे कहते हैं, शंखनाद होगा भारत की इस। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम रखी गई है, उसका न केवल भारत के लोग उसको लेकर उत्साहित है, बल्कि जो तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम महाशक्तियों के डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी बेहद एक्साइटेड है इसको लेकर कि हम एक पृथ्वी एक फ्यूचर एक अर्थ की बात करने वाले हैं। आज 2 सेशन होने वाले हैं, तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। उस पर आज चर्चा होनी है और तमाम दिग्गजों का जमावड़ा, क्योंकि विदेशी डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरा देश उत्साह में भरा हुआ है। इसके साथ ही देश का तो जोश हाई है, लेकिन तमाम जो दिग्गज यहाँ पहुंचे हैं वो भी भारत की लगातार सराहना कर रहे हैं, यहाँ की लीडरशिप की सराहना लगातार कर रहे हैं। चर्चा भी हम इसी पर लगातार जारी रखे हुए हैं, क्योंकि खास मेहमान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि G20 समिट का आगाज भारत में होना, मेजबानी भारत कर रहा है, इसको लेकर इसे कहा जा रहा है कि गेम चेंजर साबित होगा आने वाले भविष्य में भारत के लिए। क्योंकि संजीत जी, हम
ऐसे वक्त में इस वक्त G20 की मेज़बानी कर रहे हैं, जब भारत का लक्ष्य है दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में नंबर 3 पर होना, और इसके साथ ही भारत ये भी सोच रहा है कि आने वाले 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। इस बीच G20 की मेज़बानी करना, तमाम सुपर पावर्स का भारत में पहुंचना, क्या माना जाए कि श्री गणेश हो गया है? वंदना जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि ये भारत के लिए बहुत ही बेस्ट पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली हमारा जो है देश इस टाइम उस मकाम पे पहुँचा है जहाँ पे सारी दुनिया हमको देख रही है। पैंडेमिक में हमने किस तरीके से पैंडेमिक में काम किया, चंद्रयान 3 का, उसके बाद आदित्य L1, इकोनॉमी जो है हमारी तीसरे नंबर पे पहुँचने वाली है, हमारी GDP बढ़ रही है, हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, हमारी FDI, अगर आप FDI देखें तो पिछले साल हमारी सबसे ज़्यादा जो FDI हमारे पास आई हैं। तो ये जो चीज़ें जितनी हो रही हैं, ये बहुत ही एक सुनहरा, जैसे अमृतकाल मोदी जी कहते हैं, वो शुरू हो चुका है। और मुझे कोई शंका नहीं है मन में कहने की कि ये जो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, जब 100 साल होंगे हमारे पूरे, उस समय मोदी जी कह रहे हैं हम बहुत ऊपर जा चुके होंगे, बहुत विकसित देशों में होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, और स्पेशली G20 की प्रेसिडेंसी का जो हमने इस्तेमाल किया है और अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, मुझे नहीं लगता हमें 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता उससे पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं। यानी कदम आगे बढ़ा दिए हैं। मनीष जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं सर। G20 का जो मुख्य एजेंडा होता है वो आर्थिक सुधारों पर बात करना, वित्तीय स्थिरता पर बात करना, इसी पर चर्चा भी होगी। लेकिन पूर्व PM मनमोहन सिंह ने तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की, और जिस तरह से आर्थिक सुधार भारत में हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की तारीफ की है। इस बीच G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा भी होगी। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपने कह दिया कि G20 का मुख्य मुद्दा आर्थिक सुधार है। अब आर्थिक सुधार का मतलब आर्थिक व्यवस्था बनाना अपनी अपनी, यानी भारत जो पिछले कई वर्षों से, लगभग पिछले 50-60 सालों से जिसको आर्थिक फ्रंट पे दौड़ना चाहिए था, विश्व को लीड करना चाहिए था, 47 में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, उससे पहले और अच्छी थी। अब ऐसी स्थिति में जब अब मौका मिला है, भारत G20 के सहारे और इसके अलावा इस जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म से लगभग अपनी आर्थिक विकास पर आगे काम करेगा। देखिए, जैसे हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से GST का कलेक्शन बढ़ रहा है, लगातार हम ब्लैक मनी से वाइट मनी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि ये GDP में रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी अगर हम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं तो रिकॉर्ड बढ़ता है। तो आज अगर हम GDP हमारी इंप्रूव होगी तो हम विश्व में एक बड़ी शक्ति माने जाएंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, विदेशी लोग आ रहे हैं, अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं, न केवल रोजगार में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, बल्कि देश का आमूलचूल विकास होगा, जिसकी वजह से यह देश उस स्थिति में पहुंचेगा जहां हमें आज से 25 साल पहले पहुंचना चाहिए। अभी रंजीत जी ने एक बात कही कि हम वहां पहुंचेंगे जहां हमें होना चाहिए था, 20 साल में नहीं, और जल्दी। मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं और ये कहना चाहता हूं, आर्थिक विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। और G20 के प्लेटफॉर्म को मोदी जी ने बहुत ही सावधानी पूर्वक और बिल्कुल बिंदास तरीके से एनकैश करने का प्रयास किया है। पूरे विश्व को एक शोकेस दिखाया है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन आगे नहीं रहेंगे, आगे हम डेवलप्ड कंट्री होने वाले हैं। इसलिए आज हमारे पास बाजार है, आज हमारे पास पब्लिक है, लोग काम करने वाले लोग हैं। आइए हमारे साथ व्यापार करिए, हम तो लाभ उठाएंगे, आप भी लाभ उठाइए। ऋषि सुनक को अमेरिका और इंग्लैंड को बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अमेरिका को लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को अगर आज ये जो फ्लाइंग इंडिया है, अगर इसको आज हमने इसको फ्लाई करने में सपोर्ट किया तो ये हमारे को चीन से टक्कर लेने में हेल्प करेगा। अगर इसका विकास हमने चीन के बराबर कर दिया तो हम उस तरीके से वर्ल्ड को बैलेंस करेंगे जैसे कभी रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे को बैलेंस किया था। अभी इंडिया चाइना के बराबर में लाकर वो वर्ल्ड को बैलेंस करना चाहता है और इसमें हमारा फायदा है। अगर हम चाइना के लेवल पे डेवलप्ड हो गए फिर हम अपनी राजनीति डिसाइड करेंगे।
कौन कहता है कि हम जिंदगी भर किसके साथ रहेंगे? हम देश की जनता के साथ हैं, ये विजन मोदी लेके चल रहे हैं। और ऐसे में आर्थिक विकास सर्वोपरि है। आर्थिक विकास अगर हो गया तो हम महाशक्ति होंगे, और उसके बाद फिर कहना ही क्या। बिल्कुल अरविंद तेजावत, जैसा कि मनीष जी ने भी जिक्र किया कि बहुत सी इक्वेशंस अभी दुनिया में चल रही हैं, क्योंकि चाइना और रशिया का क्लोज होना देखा जा रहा है। G20 समिट से दूर ना पुतिन का और शी जिनपिंग का, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और इसके साथ ही अमेरिका की भारत के साथ दोस्ती बढ़ना, और इस बात से चीन को बुरा लगना, पुतिन को बुरा लगना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि जो कूटनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए, भारत क्योंकि G20 की मेज़बानी कर रहा है, भारत को और बेहतर मौका मिलेगा ऐसे वक्त पर अपनी डिप्लोमेसी को और बेहतर करने का। वंदना जी, आपने मनीष का जिक्र किया तो मैं उनकी कुछ बातों पर डिफर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में कोई बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि औपनिवेशिक शोषण ने भारत की हालत बहुत ही खराब कर दी थी। फिर मनीष साहब ने दूसरी बात ये कही कि हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, यह भी सच नहीं है, क्योंकि भारत में स्किल लेबरर्स की परेशानी है और यहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या वो जो काम होना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। अब भारत के सामने चुनौतियाँ और संभावनाएँ हैं, जिसका जिक्र मनमोहन सिंह जी ने भी किया, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये है। अच्छा, अब क्योंकि इन सारी चीज़ों को संक्षेप में मैं आपको ये बताऊं कि जिनपिंग साहब और पुतिन साहब का यहाँ नहीं आना भारत के हित में है, क्योंकि वह स्थिति देखिए कि अगर वो दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष यहाँ होते तो शायद हम किसी भी एक समझौता वाली किसी एक उस पे जो बाद में डिक्लेरेशन साइन होना है उसके लिए हमें कठिनाई हो सकती थी। और पुतिन साहब ने तो अपनी तरफ से संदेश भी भेजने की बात है, और वो जो अपना कारण बता रहे हैं वो अपनी व्यवस्थाएं बता रहे हैं, वो कोई ऐसा विरोध दर्ज नहीं किया है। तो एक तरीके से उन दोनों का ही नहीं आना कोई भारत के लिए कोई विशेष कष्टप्रद नहीं है, या उसको ईगो इशू नहीं लेना चाहिए। और इंडियन डिप्लोमेट्स की भी भाषा में वो कह रहे हैं कि वो नहीं आए, कोई बात नहीं। वहाँ उन्होंने जो उनके जो ली चियांग हैं उनके प्रधानमंत्री वो आ गए हैं, या वो जो उनके रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो आ गए हैं। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो रूसी डिप्लोमेट्स हैं उनके आत्मविश्वास में भी कमी देख रहा हूँ, क्योंकि जो सर्गेई लावरोव हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि वो थोड़े जब एक भारत के किसी पत्रकार ने ये पूछा कि अगर पुतिन आते हैं तो उनको यहाँ की जो इंडियन लड़कियाँ हैं वो बहुत पसंद करती और बहुत अच्छा होता, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो भी वुमेनाइजर हैं। और फिर उसके बाद में वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, वो ये लग रहा है कि उनके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। और रूस इस चीज़ से असहज है कि भारत जैसा इतना करीबी मित्र है वह उससे खो जाएगा, और ऐसे में वह कुछ और सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चीन के आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर उनमें आत्मविश्वास होता तो शी जिनपिंग साहब यहाँ भारत जरूर आते। तो यह सारी चीज़ें हैं वंदना जी। और राहुल गांधी जी कुछ चीज़ों पे तो जो भारत सरकार की विदेश नीति की प्रशंसा कर रहे हैं, खासकर रूस और यूक्रेन के मामले में, पर अन्य अनेक चीज़ों पे वो कह रहे हैं कि अभी देखते हैं क्या है। और वो अपना ये कह रहे हैं कि भारत को एक ऐसे डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। और मनमोहन सिंह जी साहब ने भी ये कहा कि देश में अगर नफरत कम होगी तो ये विकास सस्टेनेबल रहेगा। तो बहुत सारी मिली जुली हुई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। वंदना जी। बिल्कुल आलोक जी। और चीन भी इस बात की सराहना कर रहा है कि भारत के नेतृत्व में, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, भारत ने जो थीम रखी है उसका स्वागत अमेरिका ने भी किया है। तमाम जो देश यहाँ पर पहुंचे, ऋषि सुनक ने भी उसका स्वागत किया। लेकिन चीनी संपादकीय में अखबार में लिखा गया है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि G20 शिखर सम्मेलन व्यवधानों को दूर करेगा और एक सफलता की नई कहानी बनाएगा, यानी संबंधों को सुधारने पर यहाँ भी जोर दिया जा रहा है। देखिए, चीन की रणनीति हमेशा ऐसी रही है, और इसीलिए आपने ध्यान दिया हो, हमारे यहाँ मीडिया में कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि शी जिनपिंग नहीं आए, लेकिन उनकी तरफ से पहले भी संदेश ये आया कि हमें बड़ी आशा है कि ये सम्मेलन सफल होगा। भारत की इस मुद्दे पर, चूंकि विश्व के मंच पर चीन अपने को अकेला नहीं बिल्कुल पटकना चाहता। हम जैसे कह रहे हैं कि वैसे तो कोविड काल के बाद उसकी एक तरफ हो गया है, लेकिन फिर भी इस तरह के मुद्दों पर, चाहे ब्रिक्स में आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकायदा उसका वीडियो है, वो बराबर बोलकर उनको समझा रहे हैं दुनिया की राजनीति में कि भाई चीन अपनी जो दूसरी हरकतों से बाज आए और भारत और पूरी दुनिया के हितों में काम करे। इसलिए मुझे कोई आशा, और देखिए ये जो आपने अखबार की बात कही,
वहाँ का ग्लोबल टाइम्स हो या दूसरे जो अखबार है, वो बिल्कुल चीन सरकार के ही नियंत्रित हैं। उनमें जो चीज छप रही है मतलब चीन सरकार का संदेश है कि एक सफल हो, भारत के प्रयास सफल हो, क्योंकि तभी तो उसका भी व्यापार चलेगा। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत इस समय चिंतनीय है। ऐसी स्थिति में वो चाहता है कि भारत कम से कम इतना सहारा तो दे, पड़ोसी होने के नाते। उन मुद्दों पर, सीमा विवाद पर तो चर्चा के लिए वो सहमत हो ही चुके हैं कि बार बार हम चर्चा करते रहेंगे, और इसलिए शायद हो सकता है कि वो ज्यादा और हरकत हमारी सीमा पर न करे, छेड़खानी, जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये मैप कुछ बना दिया, कुछ दिखा दिया, ताकि अपने देश में और यह दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे कहते ना, एक कदम खाली जैसे हल्ला हार मचाता है, कई बार गीदड़ यदि शेर की खाल ओढ़ ले, मैं गीदड़ इसलिए कहूंगा कि चीन गीदड़ जैसी हरकत करता है, आकर फिर भाग जाता है, लेकिन वो खाल ओढ़ करके आता है कि मैं डरा सकता हूं, मैं घुस सकता हूं, और घुस तो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में वो भारत के इस G20 वाले सम्मेलन को निश्चित रूप से समर्थन देना चाहता है उन मुद्दों पर। हो सकता है रूस वाले मुद्दे पर, यूक्रेन वाले मुद्दे पर वो अपना, चूंकि वो ताइवान पर भी कब्जा करना चाहता है, वो तो अरुणाचल, इसलिए उन मुद्दों में वो थोड़ा अपने को अलग रखता है। लेकिन संरक्षण को लेकर के, व्यापार आर्थिक संबंधों को लेकर के वो इस सम्मेलन में, इसीलिए उसने अपने प्रधानमंत्री को भेजा है। शी जिनपिंग आते तो उनका विरोध सड़कों पर पूरे देश में हो सकता है दिखाई देता कि आप किस तरह की बदतमीजी हमारे नक्शा दिखाकर भारत के हिस्से को अपना दिखाते हैं, क्यों हमारी सीमा पर आते हैं। या राहुल गांधी जैसे लोग तो कहते हैं कि आप तो 2000 किलोमीटर आ गए हैं, वो कहता भैया आप मूर्ख हैं, हम तो कहीं 2000 तो कहाँ घुस सके, हमारे आपकी सेना के लोगों ने हमको मारा है, पीटा है, उसकी भी दृश्य देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इसलिए शी जिनपिंग का नहीं आना, जैसे हमारे अतिथि भी कह रहे थे, वो उनके हित में भी है, और कुछ हद तक भारत, चूंकि भारत शांति के साथ इस सम्मेलन को एक बहुत ही सफल ऐतिहासिक सम्मेलन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, चीन भी इस बात को कह रहा है कि शांति सद्भाव की बात भारत करता है। जय सोढ़ी साहब, क्या चीन का हालांकि रुख देखा जा रहा है, स्पष्ट है कि भारत का वसुधैव जो कुटुंबकम की थीम है उसे पसंद आ रही है। इसके साथ ही तमाम देशों को साथ में लेकर चलने की बात जो भारत करता है उसका भी उन्होंने स्वागत किया है। लेकिन शी जिनपिंग की दूरी क्या केवल अमेरिका की वजह से है, G20 से? वंदना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। ये गर्व और गौरव की बात है हर भारतीय नागरिक के लिए कि भारत 18वां G20 शिखर सम्मेलन आज से आयोजित कर रहा है। पिछली बार हमने ऐसा बड़ा सम्मेलन आयोजित किया था 40 साल पहले 1983 में, जब हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी दिल्ली में। तब 40 साल पहले दुनिया भारत को एक दूसरे नजरिए से देखती थी। आज दुनिया भारत को एक दूसरे नजरिए से देखती है कि भारत एक महाशक्ति बनके उभर रहा है। वंदना जी, जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, मैं बताना चाहूंगा कि चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिन्हें भारत को सपने में भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भरोसा किया है इन दो देशों ने, भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। चीन के कोई भी पब्लिकेशन में कोई भी आर्टिकल निकल ले, हमें उसे बड़े ध्यान पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि चीन के जो मंसूबे हैं वो भारत की तरफ ठीक नहीं है। मैं बस 2 मिनट और लेना चाहूंगा। 8 जुलाई 2013 को चीनी सरकार के अखबार विनवीपू में लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें उस श्रृंखला में पहला जंग है चीन और अमेरिका के बीच ताइवान के ऊपर, और तीसरा जंग है पाकिस्तान और चीन का 2 फ्रंट युद्ध भारत के ऊपर। और सारे अगर हम टाइमलाइन देखें तो ये 6 जंग बिल्कुल वास्तविक होते दिख रहे हैं। कल ही मीडिया में खबर छपी है कि इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक स्टडी ऑर्डर की है जिसमें यह कहा गया है कि भारत को ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि यदि चीन और अमेरिका युद्ध पे जाते हैं ताइवान पे, तो भारत की उसमें भूमिका क्या होगी। मेरे कहने का मतलब है कि आने वाला समय जो है वो पूरी दुनिया के लिए कठिन और कठोर है, और चीन ऐसा देश है जिसका हमें कोई भी बयान ज्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीन के मंसूबे भारत की तरफ ठीक बिल्कुल नहीं है। संजीत जी, G20 के बाद से क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गेम चेंजर ये साबित होने वाला है, एक चीज तो यह है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में हमें मदद मिलेगी, सुपर पावर बनने की दिशा में भी क्या हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जैसा मैं पहले बताया वंदना जी, पहली बात तो मैं चीन के ऊपर, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं चीन के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए, हमें चीन के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए, हमें चीन को ऑटोमेटिकली ये दुश्मन नहीं समझना चाहिए। चीन हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी के साथ मेरे हिसाब से हमेशा जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ वो रोज़ आने की जो ये चीज़ें होती हैं
वो चलती रहेगी। दूसरी चीज़ है चाइना की हमको फिलॉसफी समझनी चाहिए। चाइना हमेशा आप देखेंगे जब से चाइना आज़ाद हुआ है तब से वो उनकी एक थोड़ी ये फिलॉसफी है कि थोड़े थोड़े टाइम पे कोई ना कोई ऐसी हरकत करते रहो जिससे दुश्मन का मोराल डाउन रहे। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जैसा कि अभी उन्होंने 22 अगस्त को नक्शा निकाला है जिसमें उन्होंने कई देशों के साथ जो विवादित बॉर्डर के इश्यूज हैं उनको अपने नक्शे में दिखा दिया है। तो ये चाइना की टैक्टिक्स है, इससे हमको परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमको अपने पड़ोसी देश के साथ चलना है, पड़ोसी देश के साथ हमको अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए और उससे ही हमारा भी विकास होगा। जो हम ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं, हम जो है वर्ल्ड में जो है लीडर बनना चाहते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम सबके साथ अपने जो हमारे रिलेशन है वो सबसे अच्छे रहने चाहिए और ख़ास तौर पर पड़ोसी पे। अगर कल बाई चांस जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका हमको चाइना के अगेंस्ट काउंटर करने के लिए खड़ा कर रहा है, अगर कल खुदा खास्ता अगर लड़ाई हो जाती है तो उसमें ना चाइना का फायदा होगा ना हमारा फायदा होगा। इकोनॉमी जो हमारी कर रही है आगे तक जा रही है वो पता नहीं पिछले 20-30 साल पीछे चली जाएगी। तो लड़ाई किसी के हित में नहीं है। पड़ोसी के साथ अमेरिका है, बाकी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अच्छा है, ट्रेड करो, उनसे वेपन लो, सब लो, लेकिन जो अपने पड़ोसी हैं सबसे पहले उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़िया रखो। और दूसरी चीज़ ये है कि पुतिन जी नहीं आए, उनके चाइना के प्रेसिडेंट आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जो आए हैं उनका उन मुद्दों के ऊपर जो डिस्कस होगा, स्पेशली जो यूक्रेन वॉर के ऊपर जो मुद्दे होंगे और जो डिक्लेरेशन होगी उनमें उनका क्या राय है। अगर वो हमारी राय से उनकी राय सहमत है तो क्या फर्क पड़ता है पुतिन ना आए या जीपिंग ना आए। तो ये मेरा मानना है। बिल्कुल अरविंद जी, अगर बिग कैनवास पर देखें तो G20 समिट के बाद भारत को क्या मिलने वाला है? यहाँ के जो नौजवान हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं, क्या उनके लिए होने वाला है? उनको क्या मिलने वाला है ये तो समिट के बाद पता चलेगा, क्योंकि तब तक कुछ कुछ निष्कर्ष आने शुरू होंगे। पर हमें क्या चाहिए वह महत्वपूर्ण मुद्दा है। दरअसल हमारे 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो हमारी गरीबी, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे अमीर और गरीब की जो खाई है वह बहुत गहरी हो रही है, और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। हम इन तीनों ही समस्याओं का समाधान हम विदेश नीति के रास्ते से निकाल सकते हैं। अगर हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो हम उस गरीबी वाली समस्या से और अनएम्प्लॉय वाली समस्या से हम काफ़ी हद तक कोप अप कर पाएंगे। और उसके लिए दरअसल हमें मार्केट ढूंढना पड़ेगा कि हम हमारे जो प्रोडक्शन को हम जो वेस्ट में कैसे बेचें, और उसके लिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। तो यह सारी चीज़ों को हमें जो G20 की जो समिट हो रही है उसमें हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें हमें रखनी होगी। तो मुझे लगता है कि अंत में जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों को देखना होगा। दूसरी बात ये कि जो वेस्ट है उससे हमें ये कहना होगा कि वह अपने जो वीज़ा नियम है उसको थोड़ा सा ढीला करें, क्योंकि केवल ग्लोबलाइजेशन का मतलब केवल कैपिटल का ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, श्रम का भी ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ के जो श्रमिक है वो पूरी दुनिया में आराम से फ्रीली मूव कर सके और काम कर सके और उनको रोजगार मिल सके। केवल आप अपना धन यहाँ लाकर अपना पैसा कमा के फिर अपने यहाँ वापस ले जाए और अपनी समृद्धि की गारंटी को बरकरार रखें और भारत की समृद्धि की तरफ आप ध्यान न दें, तो ये ठीक नहीं है। और मैं कर्नल साहब की बात से एकदम सहमत हूँ। डिप्लोमेसी का मतलब राष्ट्र हित को तो बढ़ाना होता ही है, उसके साथ साथ सामने वाले देश के शंकाओं को भी समझना होता है। और चीन के संदर्भ में जो वो हमारा पड़ोसी हैं, देखो पड़ोसियों को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, पड़ोसी तो है वो स्थायी रहते हैं। भारत अब भूगोल को नहीं बदल सकता, इसलिए चीन एक वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और उसके साथ अगर अच्छे रिश्ते होते हैं तो दुनिया के आधे से अधिक संसाधनों, श्रम और कैपिटल पे इन 2 देशों का मजबूत कंट्रोल होगा। तो यह चीन को मुझे लगता है कि और भारत को आपस में आमने सामने खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, पर उसके साथ साथ भारत को चीन का पिछले बनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह सारी चीज़ें हैं जिनको हमें G20 समिट में देखना होगा। और उम्मीद है, काफ़ी आशावान है, न केवल सरकार विपक्ष भी आशावान है, हम पूरे भारत के लोग हैं कि देखते हैं इसका आगे क्या परिणाम होगा।
जी जी, बिल्कुल बताइए। आलोक जी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पर सबकी नजर है, ग्लोबल मार्केट के जरिए हम भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे। G20 इसमें एक बहुत बड़ा इवेंट है जो मदद कर सकता है, लेकिन भारत आत्मनिर्भर बने इस पर भी सबसे ज़्यादा फोकस है, इसीलिए कि भारत का उदय हो रहा है, ये पूरी दुनिया मान रही है और सबकी निगाहें इसलिए भारत पर टिकी हुई हैं। सब समर्थन भी भारत का चाहते हैं, लेकिन सहयोग भी ज़रूरी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी मदद की जाए। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि सब लोग साथ में मिलकर अगर काम करेंगे। G20 में एक इस विषय पर भी चर्चा होनी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को बूस्टअप करने के लिए जो महाशक्तियाँ हैं कैसे हेल्प करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसीलिए अफ्रीकन यूनियन जो पहले भी अभी ब्रिक्स में जाकर प्रधानमंत्री ने कहा था, वहां भी स्वीकार किया गया और मेरा पूरा जैसे जानकारी भी है और विश्वास है कि इस सम्मेलन में ये भी तय हो जाएगा कि अफ्रीकी यूनियन को भी सदस्य देश की तरह शामिल कर दिया जाए। तो भारत की जमीन पर अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका में जाकर के महात्मा गांधी ने शांति का और अहिंसा का और जैसे कहते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था, आज उसका एक दूसरा अध्याय शुरू होगा जब भारत अफ्रीका को भी इन G20 देशों के साथ शामिल कर ले। अफ्रीकी यूनियन जैसे यूरोपियन यूनियन अभी इसका सदस्य है, उनमें 20 देश हैं, इस तरह से अफ्रीका के देश भी अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से इस सम्मेलन के माध्यम से आज और कल जब अंतिम फैसला होगा उसकी घोषणा की जाएगी, तब ये भी हो जाएगा कि अफ्रीका भी इन देशों के साथ शामिल हो गया। ये बहुत बड़ी बात होगी। देखिए एशिया के इतने देश शामिल हैं, खाड़ी के देश शामिल हैं, ऐसी स्थिति में उन पूरी अफ्रीका को भारत का एक तरह से वरद हस्त भी हो, चूंकि वो देश कई संकट का, वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, वहां तो ब्रिटिश बहुत समय बाद भी उस तरह से वहां से उनको छुटकारा मिला। ऐसी स्थिति में घाना है, तंजानिया है, ऐसे कितने देश है जो भारत की तरफ, मैं उन देशों में मैं गया हूँ, देखा है कितनी गरीबी थी। भारत ने वहां की खेती को बढ़ाने के लिए, कृषि के लिए कितना काम किया। और दूसरी तरफ चीन क्या करता है, उसी नाइजीरिया में, उसी तरह के देशों में तेल के कुएं खरीद कर उनका शोषण करता है, उनकी जमीन पर कब्जा करता, हड़पता है, जैसे हमारे यहाँ हड़पते हैं ना बड़े बड़े लोग कहीं कहीं इस तरह के जो पहले किस्से आते थे। चीन ने वो काम किया। भारत कहता है नहीं, उन सबको आजादी, उनको खुशहाली, उनकी कृषि में, उनके व्यापार में हम उनको क्या दे सकते हैं। हमारा निर्यात, अभी आपने कहा, मैं एक पंक्ति और कहूंगा, हमारे इस सम्मेलन से हम निर्यात को भी, आपको आश्चर्य होगा, हमारे दर्शकों को मालूम होगा कि भारत ने अधिक निर्यात किया है जी। अमेरिका से कम आयात हुआ है और भारत ने अधिक निर्यात किया है। तो इस तरह से ये क्या, उनकी जरूरत है ना, उनकी जरूरत नहीं होती तो गेहूं देना हो या डिजिटल के बारे में भी कुछ करना हो, जिस समय हम टेक्नोलॉजी मांगते थे तो अमेरिका अंगूठा दिखाता था। आज अमेरिका हमसे भी टेक्नोलॉजी चाहता है, कुछ टेक्नोलॉजी उनके पास है जो डिफेंस के मामलों में, लेकिन दूसरा हमारे लोगों ने 40% तो वहां की जो कहना चाहिए कि हमारे लोग हैं जो उनके सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल भारत मदद का हाथ आगे बढ़ाता है और इसीलिए G20 की मेजबानी के वक्त भी भारत वसुधैव कुटुंबकम की थीम लेकर आए ताकि सब देशों को एक साथ लेकर चला जा सके, क्योंकि दुनिया एक धरा है और एक फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। यही मंत्र इस G20 समिट में दिया जा रहा है। आज 2 सेशंस पर चर्चा होनी है, जिसमें एक पृथ्वी और एक फैमिली पर चर्चा की जाएगी। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए।